ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो 4 में हमने लेसन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने पहली 2 मेथड भी सीख ली थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेन रेशियो। आज हम वही लेसन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर नई मेथड ले रहे हैं, मेथड 3। मेथड 3 का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब उसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज आपके लिए नया वर्ड्स तो नहीं है, ऑलरेडी आप 11th में फाइनल अकाउंट्स में आप पढ़ चुके हो, याद रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा था उसके अंदर 3 मेन रीजंस थे। चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, दूसरा था ऑन गोइंग कंटिन्यू पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर बाद में कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है या तो कोई रीज़न की वजह से कंटिन्यू पार्टनर में से कोई एक पार्टनर की डेथ होती है या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसकी जगह पे हम नए पार्टनर्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। जब भी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होगा तो वो टाइम के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका दोबारा से क्या होता है, रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन करने का रीज़न एक ही है कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो टाइम पे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पूरे नए सर से हम क्या करें, बिजनेस स्टार्टअप करें। इसलिए उसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो भी चेंज करें, साथ में बिजनेस में होने वाली एसेट्स और लायबिलिटीज सब में भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में क्या होता है, तो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज आपको पुरानी फर्म की बैलेंस शीट में दी गई है। जब भी नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होगा तो उसके साथ वही टाइम पे वही सब एसेट्स और लायबिलिटीज की मार्केट में अभी जो रियल वैल्यू होती है उसके साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से वो टाइम का पार्टनरशिप फर्म का क्या करते हैं, रियल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की नई मेथड बनी है, जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। खास करके पार्टनरशिप फर्म के लिए लेसन के अंदर MCQ या VSQ में ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज द अदर नेम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब ये कुछ नहीं, वन टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, जिस तरह हम 11 में पढ़ चुके थे वही तरह। लेकिन यहाँ पे हमें सब एसेट्स और लायबिलिटीज का ही प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे शो करना है। तो वो कैसे बनेगा, तो प्ले चेक कर लो। हम 11 में पढ़ चुके थे कि P&L अकाउंट में डेबिट साइड क्या आता है, लॉस। क्या आता है, लॉस। और यहाँ पे क्या आता है, गेन, याद हो तो एसेट्स और लायबिलिटीज में प्रॉफिट या लॉस या गेन कैसे सेटअप होगा। तो एसेट्स, पहले हम एसेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो पुरानी एसेट्स थी, बराबर पुरानी वैल्यू वाली एसेट्स, उसकी नई वैल्यू की मार्केट वैल्यू के एसेट्स के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर पहले की एसेट की वैल्यू के कंपेयर में अगर आपकी नई मार्केट वैल्यू वाली एसेट्स क्या हो रही है, डाउन हो रही है, उसकी वैल्यू कम है, तो उससे हमारी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस। मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, तो डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू। बाद में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद अगर पुरानी वैल्यू के कंपेयर में हमारी एसेट्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो पहले की कंपेयर में उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें क्या होता है, गेन होता है। तो वो कहाँ पे आएगा, इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी आप सम करोगे, सपोज कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड एंड बिल्डिंग की बैलेंस शीट में मतलब बुक वैल्यू 1 लाख रुपीस दी है, कितनी दी है, 1 लाख रुपीस, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट के अंदर वही लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,20,000 शो कर है। कितना शो करे, 1,20,000। तो पुरानी वैल्यू बैलेंस शीट की वैल्यू के कंपेयर में एडजस्टमेंट की नई वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, तो 20,000। हमें नई वैल्यू नहीं लिखनी है यहाँ पे जो इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू है वही लिखनी है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू। तो यहाँ पे पहले 1 लाख था, अब कितना वैल्यू है, 120। मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 20,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग आपको पता है कि वो हमारे क्या है, एसेट्स।
अब एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहले से आपको 20,000 दिया, क्या होता है, फायदा होता है। फायदा कहाँ पे आता है, गेन, क्रेडिट साइड। इसलिए आपको कहाँ पे लिखना होता है, इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, मतलब 20,000 आपको यहाँ पे लिखना है। अगर वही एग्जाम्पल में दोबारा ले जाऊँ, अब यहाँ पे 120 की जगह नई वैल्यू कितनी आई, 80,000, मतलब बैलेंस शीट में वापस 1 लाख दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी दी है, 80,000। मतलब पहले के कंपेयर में वो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। कितनी डाउन हो रही है, तो अगेन 20,000, दैट इज डिक्रीज वैल्यू। क्लियर, ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस। तो देखो डिक्रीज वैल्यू हमने लिखा है, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, तो यहाँ पे 20,000 आएगा। मतलब पहले तो आपको एसेट्स का मैंने कंपैरिजन बताया, अगर एसेट्स की वैल्यू पहले के कंपेयर में ज़्यादा है, बराबर, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए गेन हुआ, इंक्रीज हुआ, तो वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग या कोई भी एसेट्स की वैल्यू पहले ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू से कम है, तो हमारे लिए लॉस होता है, तो वह कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। सेम उसी तरह लायबिलिटी साइड का सोच रहे हैं, लायबिलिटीज का उसका पूरा ऑपोजिट होता है। सपोज कि लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज की अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू, तो वो आपके लिए लॉस हुआ। और उसी तरह पूरा एसेट्स के ऑपोजिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू। क्लियर, तो आपके लिए क्या हुआ, गेन। अगेन मैं आपको उसका एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। अब सपोज के मैंने क्रेडिटर्स लिया, क्रेडिटर्स आपको पता है लायबिलिटीज है। सपोज के क्रेडिटर्स की पुरानी वैल्यू 50,000 है, कितनी है, 50,000, और अगर उसकी नई मार्केट वैल्यू क्रेडिटर्स की सपोज के 60,000 आई, मतलब क्रेडिटर्स पहले 50,000 था, अब कितना हुआ, 60,000, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 10,000। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो लॉजिकली आप सोचो आपको पहले से ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए क्या होता है, लॉस। लॉस होता है, इसलिए देखो लिखा है इंक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू, तो ये 10,000 यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको उसको ज़्यादा वैल्यू से पे करना है, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, लॉस। लेकिन अगर वही क्रेडिटर्स 50,000 था, अब उसकी मार्केट वैल्यू बन जाती है 30,000, मतलब आपको पहले 50,000 पे करना था, अब आपको फ्यूचर में 30,000 पे करना होगा, मतलब आपको अब कितना कम पे करना होगा, 20,000, तो दैट इज योर डिक्रीज। मतलब आपको पहले से कम पे करना है, कम पे करना है, तो आपके लिए क्या होता है, गेन होता है फर्म के लिए। तो देखो लिखा है डिक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू, मतलब बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ हमें प्रॉफिट और लॉस ही चेक करना है, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस किसका चेक करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। इसके लिए आपका 11 का फाइनल अकाउंट का बैलेंस स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटीज है। आपको बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू को आपको क्या करने का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई वैल्यू के साथ कंपैरिजन करने का। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको दी गई एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू से ज़्यादा है तो आपके लिए गेन होता है, तो आपको कहाँ पे शो करना है, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू से कम है तो एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, तो आपके लिए क्या बनता है, लॉस। तो लॉस पीएनएल के रूल्स के हिसाब से कहाँ पे आता है, डेबिट साइड, याद रहेगा। सेम उसी तरह लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज का टोटली रूल्स एसेट्स के अपोजिट है। ये मतलब अगर कोई लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को उसको पे कम करना पड़ेगा, तो वो फर्म के लिए क्या होता है, गेन। तो अगेन वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। लेकिन अगर वही लायबिलिटीज की वैल्यू पहले के कंपेयर में ज़्यादा हो जाता है तो इंक्रीज होता है, तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस, याद रहेगा। अब इसी तरह आपको एडजस्टमेंट में दिए गए सब एसेट्स और लायबिलिटीज का इस तरह इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करने का, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करने का, क्लोज करना है। क्लोज करने से क्या होता है, कभी कभार आपका डिफरेंस डेबिट साइड आएगा और कभी कभार क्रेडिट साइड आएगा। अगर डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है तो वो आपको कहाँ पे लेके जाने का, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, बराबर। और वो जितने भी पार्टनर्स है, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला था पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। सम्स में जितने भी पार्टनर दिए गए वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पीएनएल रेशियो में, याद रखना, ओके।
और इसी तरह अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आता है तो आपके लिए लॉस होता है, तो वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। वहां पे आपको क्या लिखने का, बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट याद रहेगा, जिसके अंदर आपको जो भी पार्टनर्स है ए और बी या जो भी है वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में आपको क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का। सिंपल। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट कैसे पता चलेगा, जब भी आप बैलेंस शीट ध्यान से पढ़ोगे वो सम के अंदर जहाँ पे ओनली कैपिटल दिया है तो ये सब प्रॉफिट या लॉस आपको कैपिटल अकाउंट में लेके जाने का। लेकिन अगर कोई बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको करंट अकाउंट वर्ड लिख के दिया है, क्या दिया है, करंट अकाउंट, तो वही प्रॉफिट या लॉस आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करने का, करंट अकाउंट में याद रहेगा, और वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर इतना। अब ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, बराबर। ये मैं मेथड तो सिखा रहा हूँ लेकिन ये मेथड थोड़ी लॉन्ग है, लेंथी है, लेकिन ये मेथड के सारे सम्स आपको बोर्ड के एग्जाम में ये चैप्टर में से नहीं आने वाले, लेकिन ये मेथड सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मेथड के बेस पे ही आपके वेरी नेक्स्ट दो लेसन, लेसन 5 और लेसन 6, जिसका वेटेज ओवरऑल 9 मार्क्स का है, तो वहाँ पे ये मेथड कंपलसरी आपको आएगी। इसलिए आपको पहले से ये मेथड सीखनी है, और ये मेथड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपका पीछे के दो लेसन उतने और इजी रहेंगे। अब हम जा रहे हैं जनरल एंट्रीज पे, याद रहेगा। अब जनरल एंट्रीज में साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज भी लिखनी है, याद रहेगा। ज्यादातर टेक्स्ट बुक में क्या दिया होगा कि पहले जनरल एंट्रीज है और बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, और एक्चुअली वही रूल्स रेगुलर है, क्योंकि ज्यादातर जनरल एंट्रीज पहले लिखा जाता है और उसके बाद उसकी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में होती है, लेकिन वो थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सब एंट्रीज क्या कर देते, ट्रांसफर कर देते, रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करते, उसके बाद ही हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज लिखनी है। अब इसके लिए जनरल एंट्रीज आपको अलग से लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली ये जनरल एंट्रीज अपने आप बना सकते हो, सिर्फ उसकी टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है। किस तरह, तो जरा ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे आपको 4 टाइप की जनरल एंट्रीज लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चले। सपोज कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू और दूसरा है डिक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू, याद रहेगा। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पे, क्रेडिट साइड है, तो आपको क्या याद रखने का, इसके अंदर की सब वैल्यूज कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड, याद रहेगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड है तो उसकी इनर वैल्यू आपको कहाँ पे लिखने की, क्रेडिट साइड। वो जरा ध्यान से समझो किस तरह, तो चेक करो, मैं आपको इजी वे पे बता रहा हूँ। अगर कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो अब उसकी जनरल एंट्रीज हम कैसे बनाएंगे, तो एसेट्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो एसेट्स वैल्यू अकाउंट क्या होगा, डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। मतलब अगर इंक्रीज वैल्यू है, इंक्रीज वैल्यू इन एसेट्स, इंक्रीज वैल्यू इन एसेट्स, तो उसकी जनरल एंट्रीज हमारी क्या बनेगी, तो एसेट्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। बहुत इजी है, एसेट्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर। उसी तरह ये देख लो, डिक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है मैंने, डेबिट, तो क्या होगा, लायबिलिटीज वैल्यूज डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। बहुत कब, जब कोई लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज वैल्यू इन लायबिलिटीज, तो क्या होगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको याद रखना है। उसके बाद आ रहा है थर्ड, यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट है तो उसकी इनर वैल्यू सब क्या होगी, क्रेडिट। तो अब कैसे एंट्री बनेगी, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू की, तो देख लो, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, याद रहेगा। अब उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, तो ये एसेट्स वैल्यू अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी,
revaluation account debit to assets या sundry assets account credit. क्लियर? उसी तरह नंबर 4 इंक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज वैल्यूज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. तो क्या आएगा? जब लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू, तो क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट. डन. मैं ये 4 एंट्री जो आपको खुद बनानी है उसके लिए आपको अलग से लर्न करना नहीं. दोबारा बता रहा हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो भी डिटेल्स है वो सब क्रेडिट होगी, इनर वैल्यू, और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा. उसी तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो क्रेडिट है तो उसकी इनर वैल्यू क्या होगी? डेबिट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. और लास्ट में, सबसे लास्ट, हम जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपका प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड आ रहा है तो प्रॉफिट, लाइक हम 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं तो उसी तरह, और अगर क्रेडिट साइड है तो वो क्या होता है? लॉस. तो उसकी भी हम एंट्री उसी तरह बना सकते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ओल्ड रेशियो में वही प्रॉफिट को आपको क्या करने का? डिस्ट्रीब्यूट करने का. अगर बाय चांस लॉस आ रहा है तो यही एंट्री क्या हो जाएगी? अपोजिट. एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बोला है डेबिट है, यह रहेगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. क्लियर? ये मेथड के अंदर आपको ज़्यादा देर 2 ही चीज़ करनी है, क्या रहेगा? लेकिन हम जब भी सम सोल्व करेंगे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, वो पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम जनरल एड्रेस लिखेंगे. क्लियर? ओके. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेथड का जो डिस्कशन किया था उसके बेस पे हम एक सम ले रहे हैं, लेकिन सम थोड़ा लेंथी है, इसलिए जब भी मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए कंपलसरी. और जब भी मैं सम्स की डिटेल्स पढ़ूँ वहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में वो डिटेल्स के नीचे प्लीज़ अंडरलाइन करना, वो इम्पोर्टेंट है, याद रहेगा. पहले हम इलस्ट्रेशन 7 ले रहे हैं. इलस्ट्रेशन 7 इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा लेंथी है और लंबा भी है, तो आप साथ में क्या कर सकते हो? क्रॉस चेक भी कर सकते हो. और ये सब मैं एक्सप्लेन करूँ उसके बाद आप दोबारा टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन आप रिवाइज भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो. तो प्लीज़ इलस्ट्रेशन 7 निकालो. पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 120 पे दिया हुआ है, चेक करो. अब उसके अंदर इलस्ट्रेशन 7 के अंदर आपको दिया है भावना, भरत एंड भूमेश. क्योंकि ये पार्टनरशिप का लेसन है इसलिए यहाँ पे आपको पार्टनर्स दिए. तो यहाँ पे कितने पार्टनर्स दिए? आपको 3 पार्टनर्स दिए. भावना, भरत एंड भूमेश आर द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. अगेन मैं बोल रहा हूँ, उसके नीचे अंडरलाइन करना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. ये आपको जो पहले से रेशियो दे दिया है वो आपका क्या है? ओल्ड रेशियो, और वही रेशियो हमको काम का है, याद रहेगा. उसके नीचे आपको बैलेंस शीट दी है. बैलेंस शीट में देखो एक लायबिलिटी साइड कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है, और एसेट साइड बहुत सारे एसेट्स दिए लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस. अब नीचे ध्यान से देखो, बैलेंस शीट के बाद क्या लिखा है? पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ द अबव बैलेंस शीट. स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि ये पूरी मेथड एडजस्टमेंट पे ही है. आपको बैलेंस शीट के अंदर के देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर आपको एडजस्टमेंट ही सॉल्व करने हैं, और वो एडजस्टमेंट को आपको बैलेंस शीट में दी गई एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू के साथ क्या करना है? कंपेयर करना है. अगर एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो हमने लास्ट जो भी देखा अभी, उस हिसाब से आपको पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी एंट्री डालनी है, उसके बाद ही हम उसकी जनरल एंट्रीज लिखेंगे. पहले एक बार आपको यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट दिए, हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, और प्लीज़ ध्यान से एडजस्टमेंट पढ़ना, क्योंकि अगर पढ़ने में गलती हो जाती है तो हमारा सम रॉन्ग हो सकता है. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, द वैल्यू ऑफ लैंड इज ₹7 lakhs. उसके बाद दिया है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 1 lakh रुपीज.
द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹2,50,000 which is to be recorded in the books. For provision for doubtful debts, students provision for doubtful debts लिखा हो उसके नीचे अंडरलाइन करना, क्योंकि उसको हम बैड डेब्ट्स रिजर्व बोलते हैं, क्या रहेगा, क्योंकि बैड डेब्ट रिजर्व का सिनोनिम्स वर्ड होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो प्लीज उसकी जगह पे आप पेन या पेंसिल से लिख दो बैड डेब्ट रिजर्व या BDR। वो कितना परसेंट बोला है, 20% ऑन डेटर्स। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड। एंड लास्ट बोला है इनकम receivable amounted to ₹5,000 and outstanding expenses amounted to ₹3,000 which are to be recorded. Clear? अब स्टूडेंट जब भी हम सम सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको दो चीज़ पे ध्यान देना चाहता हूँ। एडजस्टमेंट में आप देखोगे तो कभी कभार आपको नई वैल्यू दे देंगे, तो आपको पुरानी वैल्यू के साथ कंपेयर करके कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज है वो निकालना है, क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन में इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू ही रिकॉर्ड करनी है। और कभी कभार एडजस्टमेंट में क्या होता है, आपको रेडीमेड ही डायरेक्ट कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है या कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई वो दे दी है, तो प्लीज आप ध्यान से पढ़ना और उसके बाद में आप डिसाइड करना। अब हम स्टार्ट करें, जरा ध्यान से देखो। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है द वैल्यू ऑफ लैंड इज ₹7 लाख। लैंड की वैल्यू कितनी दी है, 7 लाख। अब लैंड यानी आपको पता है एसेट्स, तो आप प्लीज चेक करो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड आपको पुरानी लैंड की वैल्यू दी है 5 लाख। चेक करो सबसे ऊपर ही दिया है, एसेट्स में दिया लैंड 5 लाख। अब पुरानी वैल्यू 5 लाख थी और एडजस्टमेंट में देखो तो लैंड की वैल्यू कितनी दी है 7 लाख, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 2 लाख। अभी मैंने बोला था एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उससे पार्टनरशिप हमको क्या होगा, फायदा होगा, गेन होगा। गेन कहाँ पे आता है, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। क्यों, तो रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट या गेन कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड। इसलिए अगर कोई भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। तो हम क्या लिखेंगे, बाय लैंड अकाउंट। याद रहेगा, अगेन आई रिपीट, यहाँ पे आपको इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू लिखनी है, नई वैल्यू लिखनी नहीं है। तो पुरानी वैल्यू 5 लाख थी, नई वैल्यू कितनी आई 7 लाख, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 2 लाख। तो हमने 2 लाख लिख दिया, हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर, बहुत सिंपल है। अब दूसरा एडजस्टमेंट देखो, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 1 लाख। प्लीज अंडरलाइन करना, इंक्रीज बाय 1 लाख, मतलब यहाँ पे आपको रेडीमेड वैल्यू दे दी कि कितना इंक्रीज हुआ। लास्ट एडजस्टमेंट में हमने क्या किया था, नई और पुरानी वैल्यू दी थी, उसके हिसाब से हमने इंक्रीज वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे आपको रेडीमेड इंक्रीज वैल्यू दे दी है, तो प्लीज अंडरलाइन करना इंक्रीज बाय 1 लाख। किसकी बोला है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग यानी एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज है। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। रेडीमेड एडजस्टमेंट में दे दिया है कितना इंक्रीज हुआ 1 लाख, तो हम लिख देंगे 1 लाख। जरा ध्यान से चेक करना, अमाउंट्स की डिटेल ध्यान से पढ़ना। उसके बाद दिया है थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या दिया है, द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹2,50,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो वापिस देखो ये थर्ड नंबर में मशीन की नई वैल्यू दे दी है। कौन सी वैल्यू दी है, नई। अब उसके लिए आपको कंपैरिजन के लिए बैलेंस शीट में वापस जाना पड़ेगा, मशीनरी यानी एसेट्स। तो आप एसेट साइड देखोगे तो थर्ड वैल्यू मशीनरी की दी है, कितनी दी है 4 लाख। क्लियर। अब 4 लाख बैलेंस शीट में वैल्यू दी है और नई वैल्यू कितनी आई 250, मतलब पहले से उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम। कम मतलब डिक्रीज। अगर कोई भी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो वो हमारे लॉस होता है। लॉस पीएन में कहाँ पे आता है, रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट। क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। पहले था कितना 4 लाख, अब कितना हुआ 250, मतलब कितना डाउन हुआ 150। तो आपको यहाँ पे डिक्रीजेड वैल्यू लिखनी थी, कितनी है 1,50,000। समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार मेरे को पूछ सकते हो कॉल करके। आगे देखो नंबर कौन सा आया, 4th, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 20% ऑन डेटर्स। स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हो 11 में। अगेन मैं पहले बोल रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब बैड डेब्ट रिजर्व आप 11 में पढ़ चुके हो फाइनल अकाउंट्स में। बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से हम पहले क्या माइनस करते थे, बैड डेब्ट्स, उसके बाद हम बैड डेब्ट रिजर्व, और उसके बाद अगर डिस्काउंट रिजर्व दिया होता तो वो 3 चीज़ माइनस करते थे। ये जब सब चीज़ हम माइनस करेंगे तो उसकी वजह से डेटर्स की वैल्यू क्या होती है, डाउन, मतलब एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो वो हमारे लिए लॉस होता है। तो वो कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन में, डेबिट से। तो एडजस्टमेंट में देखो डेटर्स का 20% आपको बैड डेब्ट रिजर्व शो करना है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड देखो डेटर्स की वैल्यू कितनी दी है 1 लाख। 1 लाख का 20% कितना होता है 20,000, याद रहेगा। तो उतनी उसकी डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन।
लेकिन किसकी वजह से हो रही है? बैड डेट रिजर्व की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे? बैड डेट रिजर्व, तो बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, याद रहेगा। फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कैसा है। तो डेटर्स की वैल्यू आपको टेक्स्ट बुक में 1 लाख दी है, उसका कितना परसेंटेज बोला है? 20%। तो वो कितना होता है? 20,000। क्यों हमने डेबिट साइड लिखा? क्योंकि डेटर्स में बैड डेट रिजर्व गिरने से डेटर्स की वैल्यू क्या होती है? डाउन होती है, डिक्रीज। और डिक्रीज इन एसेट्स कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। क्लियर? उसके बाद आता है नंबर 5, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड। पहले क्रेडिटर्स को जितना पे करना था, अब उसमें से 10,000 आपको पे करना नहीं है। क्रेडिटर्स आपको पता होना चाहिए कि वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है। फिर भी आप चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी से आपको क्रेडिटर्स दिया होगा। कितना दिया है? 2 लाख। अब उसमें से आपको 10,000 पे करना नहीं है। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज की अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो उससे पार्टनरशिप हमको क्या होता है? फायदा होता है, गेन होता है। तो वो कहाँ पे आएगा? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। तो रीवैल्यूएशन में हम क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना पे नहीं करना है? तो आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि हमें 10,000 पे नहीं करना है। तो उतनी वैल्यू से क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या होगी? डाउन होगी। क्लियर? एंड लास्ट वन 6 नंबर का एडजस्टमेंट है, वो बैलेंस शीट में दिया नहीं है, वो अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट है। तो आपको जरा ध्यान से चेक करना है। इनकम रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹5,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000 विच आर टू बी रिकॉर्डेड, लिखा हुआ है। अब इनकम रिसीवेबल, तो इनकम रिसीवेबल याद करो 11th में अगर बैलेंस शीट याद है तो इनकम रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है। यहाँ पे पुरानी बैलेंस शीट में देखो इनकम रिसीवेबल नहीं है, लेकिन अब हमें रिकॉर्ड करना है तो वो कहाँ पे आएगा? एसेट साइड। अगर एसेट साइड आता है तो एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज, मतलब हमें को क्या होगा? फायदा। इसलिए हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितना आएगा? बाय इनकम रिसीवेबल। कितना रिकॉर्ड करना है? चेक करो, तो आपको दिया है 5,000। वापस बोल रहा हूँ, इनकम रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है, लेकिन पुरानी बैलेंस शीट में दिया नहीं है। अब आपको रिकॉर्ड करने को बोला है। अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो कहाँ पे करोगे? एसेट साइड। अगर एसेट साइड रिकॉर्ड करोगे तो हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आपको कहाँ पे शो करना है? क्रेडिट साइड, याद रहेगा। और उसी में लास्ट बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000 विच आर टू बी रिकॉर्डेड। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस याद करो बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है? लायबिलिटी साइड। लेकिन आप पुरानी बैलेंस शीट चेक करो टेक्स्ट बुक में, कहीं पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया नहीं है। अब हमें रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे करेंगे? लायबिलिटी साइड। अगर लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लायबिलिटीज क्या होगी? इंक्रीज होगी। लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हमको क्या होता है? लॉस। हम कहाँ पे शो करेंगे? डेबिट साइड। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना दिया हुआ है? 3,000। हो गया? चेक करो, हमने सिर्फ क्या किया है? सिर्फ एडजस्टमेंट ही सब सॉल्व किए और कुछ सॉल्व नहीं किया। याद रहेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करो आपको सिर्फ 4 बेसिक रूल्स याद रखने के। अगर कोई भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपको क्रेडिट साइड शो करना है। अगर कोई एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डाउन हो रही है, तो आपको डेबिट साइड शो करना है। ऑपोजिट उसी तरह लायबिलिटीज का करने का। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड, और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, जो भी हमने किया। याद रहेगा। अब हम क्या करेंगे? सिंपल अकाउंट क्या कर देंगे? बंद करेंगे। चेक करो कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। आप चेक करोगे तो आपको देखोगे तो कहाँ पे टोटल ज़्यादा आ रहा है? क्रेडिट साइड। 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख प्लस 10 प्लस 5, मतलब कितना होगा टोटल? 3,15,000। वही 3,15,000 हम कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड। याद है ना आपको स्टूडेंट्स, हम 11 में अकाउंट क्लोज करते थे उसी तरह। अब ये 3,15,000 में से हम क्या करेंगे? ये 3 वैल्यू क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 3 वैल्यू माइनस करने के बाद इसमें से ये 3 वैल्यू माइनस करोगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 1,42,000। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। क्या रहेगा? कितना आएगा? 1,42,000। अब डिफरेंस डेबिट साइड है तो हमारा प्रॉफिट बनता है, तो हम कहाँ पे लेके जाएंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या रहेगा? पक्का? अब पार्टनर्स चेक करो, आपको दिया है सब में, देखो 3 पार्टनर है, भावना, भरत एंड भूमेश। लिखा हुआ है भावना, भरत एंड भूमेश। तो हम यहाँ पे वो सब नाम लिखेंगे, भावना, भरत एंड भूमेश। क्लियर? अब ये 1,42,000 को मैंने आपको परसेंट में बोला है कि इन ओल्ड डेट से, तो मैंने आपको बैलेंस शीट के ऊपर एक अंडरलाइन करवाया। देखो
ओल्ड रेशियो हमारा कितना था चेक करो, तो आपको दिया हुआ है 2:1:1। जरा ध्यान से देखो 2:1:1 याद रहेगा। ये फर्स्ट टाइम मैं सिखा रहा हूँ कि ये प्रॉफिट को हम ये 3 रेशियो में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में ओल्ड रेशियो को ओल्ड शेयर में और न्यू रेशियो को न्यू शेयर में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो पहले ओल्ड रेशियो को मैं क्या करूँगा, ओल्ड शेयर में कन्वर्ट करूँगा। चेक करो 2 + 1 3, 3 + 1 मैंने आपको सिखाया था, क्या आएगा 4, याद है, तीनों का एडिशन करने का। अब हम उसको शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 2/4, फिर 1/4, 2/4 हो गए। अब क्या आएगा 1/4 एंड अगेन क्या आएगा 1/4, डन। अब ये शेयर में जो मैंने कन्वर्ट किया तो आपका जो प्रॉफिट है 1,42,000, उसको ये 3 शेयर में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो मल्टीप्लाई करके, तो 1,42,000 1,42,000, क्लियर। अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो चेक करोगे 1,42,000 इंटू 2/4, 1,42,000 इंटू 1/4, 1,42,000 इंटू 1/4, क्लियर। दोबारा बता रहा हूँ, आपको ओल्ड रेशियो दिया है 2:1:1, तो 2 + 1 3, 3 + 1 मतलब कितना हुआ 4। तो क्या होगा शेयर 2/4, 1/4 एंड 1/4। तो वो प्रॉफिट को वो शेयर में आपको क्या करोगे मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर क्या आ रहा है तो चेक कर लो। तो आपका आएगा आंसर पहले में 71,000, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। उसके बाद आ रहा है 35,500, लास्ट में आएगा 35,500, क्लियर। मेन आपका 80% जितना काम हो गया सब में, जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है, क्लियर। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जनरल एंट्रीज लिखेंगे। जनरल एंट्रीज के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको आगे एक सिस्टम सिखाई थी उसी तरह दोबारा बोल रहा हूँ। ये डेबिट है तो उसकी इनर सब डिटेल्स क्या आएगी क्रेडिट, याद रहेगा। उसी तरह ये क्रेडिट है तो उसकी सब इनर डिटेल्स क्या आएगी डेबिट, पक्का, इतना याद रखो। मतलब जो साइड का लिख रहे हो तो उसकी ऑपोजिट साइड उसकी एंट्री पड़ेगी। डेबिट है तो उसकी इनर डिटेल्स क्रेडिट जाएगी, जिसकी डिटेल्स क्रेडिट है उसकी डिटेल्स डेबिट आएगी, डन। अब जनरल एंट्रीज कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, तो आप डेबिट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो और क्रेडिट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी आप जनरल एंट्रीज लिखो तो आपका जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है जो भी मैं साइन कर रहा हूँ वो जनरल एंट्रीज आपको सबसे लास्ट लिखनी है। उसके लिए इतना याद रखो, बाकी आप डेबिट साइड से भी पहले कर सकते हो, क्रेडिट साइड से। मैं क्या कर रहा हूँ, जो साइड आपका डिफरेंस आएगा उसकी अपोजिट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा ईजी रहे। अब यहाँ पे देख रहे हो, पहले मैं एंट्रीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा। अब पहली एंट्री क्या है, बाय लैंड अकाउंट लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है डेबिट, तो हम क्या लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। दोबारा बोल रहा हूँ, इनर डिटेल्स क्या होगी सब डेबिट, इसलिए क्या करूंगा इंडिविजुअल सब अकाउंट्स डेबिट करूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। दोबारा बता रहा हूँ, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। उसी तरह बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। उसी तरह क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और लास्ट इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, क्लियर। फर्स्ट बहुत इजी है, सिर्फ क्रेडिट साइड की जो भी डिटेल्स है उसकी इनर डिटेल्स सब क्या करोगे डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। सेम उसका ऑपोजिट, अब यहाँ पे मैंने लिखा है क्रेडिट, सब समझने के लिए लिखा है, आपको लिखना नहीं है। देखो इनर डिटेल्स में ये सब क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कैसे बनेगा देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। उसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, यह रहेगा। और लास्ट में आपको पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अब पार्टनर्स की जगह आपको इंडिविजुअल पार्टनर्स के नाम लिखना है, तो क्या लिखोगे भावनास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 71,000 टू भरत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 35,500 टू भूमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 35,500। अगेन आई रिपीट, ये सब आपको क्रेडिट करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा डेबिट। लेकिन जब भी आप लिखो तो यहाँ पे पार्टनर्स की जगह इंडिविजुअल पार्टनर का नाम लिखना है और क्या करेगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो
तो पहली एंट्री मैंने अभी बताई, बाय लैंड अकाउंट डेबिट लिखा है, तो अब क्या लिखूंगा, लैंड अकाउंट डेबिट। तो मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। डन। कितनी अमाउंट थी लैंड में, तो देखो तो 2 लाख थी, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लाख। लास्ट में मैं आपके नरेशन लिखना सिखा रहा हूँ, नंबर 2 उसी तरह क्या आएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, जो मैंने आपको सिखाया तो उसी तरह। अब इसको कंबाइन भी लिख सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल लिखो अच्छा रहेगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। आपको सब अमाउंट्स की डिटेल रिवैल्यूएशन अकाउंट में से लेनी है, तो बिल्डिंग के सामने देखो कितनी अमाउंट है, 1 लाख है, हमने क्या किया 1 लाख लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करने का, नरेशन लिखनी है। नरेशन के बाद नंबर कौन सा आएगा, थर्ड में क्या आएगा, क्रेडिटर्स है, तो क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। चेक कर लो, बहुत इजी। इसके लिए आपको जनरल एंट्रीज अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टेक्निक यूज करो और जनरल एंट्रीज याद रखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट थी क्रेडिटर्स के सामने, देखो तो 10,000 है। उसके बाद हमें नरेशन लिखने की, नंबर क्या आएगा, 4th। अब आएगा इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट थी, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में से ले लो, 5,000 है, हो गया। अब नरेशन मतलब मैंने डेबिट साइड की, मतलब कि मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड की सब जो डिटेल्स थी वो मैंने लिख दी, सब डिटेल्स मैंने डेबिट की और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया। अब उसी तरह मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड जा रहा हूँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हर एक में डेबिट होगा और इंडिविजुअल सब एंट्रीज क्या होगी, क्रेडिट। तो फर्स्ट मेरी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। चेक कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट थी, 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद आपको उसकी नरेशन लिखनी है उसी तरह। नंबर 6, अब मैं किसके लिख रहा हूँ, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट थी, वो हम रिवैल्यूएशन में से ले लेंगे, 20,000 अमाउंट थी। लिखने के बाद आपको क्या करने का, नरेशन लिखने की। नंबर 7, बैड डेट रिजर्व के बाद क्या आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो अगेन क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के सामने कितनी अमाउंट थी, 3,000, हो गया। नरेशन लिखेंगे और लास्ट नंबर 8 जो है हमारा प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसकी एंट्री आप लास्ट में लिख सकते हो, आप बाकी की एंट्री आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट या लॉस आपको लास्ट में लिखना है। तो क्या है कि एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू भावनास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू भरत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू भूमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। चेक कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आपका टोटल प्रॉफिट कितना आया था, 1,42,000, हमने लिख दिया 1,42,000 टू भावना, फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, भावना, तो क्या आएगा, टू भावनास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो भावना के सामने कितनी अमाउंट है, 71,000, तो हम कितनी अमाउंट लिखेंगे, 71,000।
अब भावना के बाद कौन है पार्टनर? भारत। तो क्या लिखेंगे? सॉरी, भरत। तो भरत कैपिटल अकाउंट, भरत के सामने आप देखो कितनी अमाउंट है, 35,500। लास्ट में क्या आएगा? भूमेश। तो क्या लिखने का? भूमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। कितनी अमाउंट है भूमेश के सामने? 35,500 हो गया। लास्ट में उसका नैरेशन लिखने का। नैरेशन लिखने के बाद आपको क्या करने का? उसका टोटल लगाने का। क्लियर? जनरल एंट्रीज लिखने में बहुत इजी है, ज़्यादातर फोकस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में ही करना है। और स्टूडेंट्स, ये जो मैंने पूरा सम किया है एक बार आप पूरा देखोगे, जहाँ पे कंफ्यूजन आप एक बार वीडियो को पॉज करके चेक करोगे, उसके बाद ही आप ये सम दोबारा घर पे रिपीट करोगे। क्लियर है बात? देखिए, उससे पहले 2 मिनट मैं आपको नैरेशन बता रहा हूँ। नैरेशन में क्या लिखने का? तो सिंपल, बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स का नाम लिखने का। इंक्रीज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हर एक में क्या लिखने का? बीइंग, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन लैंड अकाउंट इज रिकॉर्डेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी तरह नीचे दूसरा लिखेंगे, बीइंग इंक्रीज इन बिल्डिंग वैल्यू इज रिकॉर्डेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स लायबिलिटी से वो डिक्रीज हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? बीइंग डिक्रीज इन क्रेडिटर्स वैल्यू इज रिकॉर्डेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह रहेगा। उसी तरह सब में लिखने का। इनकम रिसीवेबल अकाउंट है तो बीइंग इनकम रिसीवेबल इज रिकॉर्डेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी है तो मशीनरी की वैल्यू डाउन हो रही है तो आप क्या लिखोगे? बीइंग डिक्रीज इन मशीनरी वैल्यू इज रिकॉर्डेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी तरह आपको बाकी की सब लिखनी है। लास्ट 8 में देख लो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है पार्टनर्स का प्रॉफिट है तब क्या लिखोगे? प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म is distributed among partners in their own P&L ratio। यह रहेगा। बस उसी तरह आपको नरेशन लिखना है। डन?